जो हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे उसमें एक प्रश्न उठता है कि क्या हम भारत के लोगों ने ही इस संविधान को बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि सभी जनता लोग जा करके एक जगह इकट्ठा होकर के संविधान को बना सकते हैं, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। इतने लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, इसलिए लोगों ने जनप्रतिनिधि और जो मुख्य लोग थे उन्हीं को संविधान सभा में भेजा गया था। तो इसी बात पर केसी व्हीलर का कहना है कि जो व्यक्ति थे वह जनता के द्वारा हालांकि नहीं चुना किए गए थे, वह संविधान जो विधानमंडल है, विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा चुन करके दिल्ली के सेंट्रल हॉल में भेजा गया था संविधान बनाने के लिए। तो इसलिए वह जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। तो केसी व्हीलर के अनुसार भारत के संविधान लोक प्रभुता के मत को साकार नहीं करता है। तो ऐसा मानना गलत है। इसका उत्तर के रूप में हम क्या कहेंगे कि चूंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से न होकर अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, इसलिए केसी व्हीलर का ऐसा मानना था, लेकिन ऐसा मानना गलत है। क्योंकि अगर भारतीय संविधान को गौर से पढ़ा जाए तो केसी व्हीलर का यह मत गलत है। क्योंकि संविधान में देखिएगा तो सभी के लिए समानता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, केसी व्हीलर कहना कि लोक प्रभुता के मत को नहीं मानता है। केसी व्हीलर एक व्यक्ति है बाबू जो राजनीतिक विचारक है, विदेश के हैं, तो इसलिए वो इनका ऐसा मानना है भारतीय संविधान के प्रति। ठीक है, नहीं। यद्यपि भारतीय संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुए थे, इसके बावजूद 1952 के पहले आम चुनाव जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो 1952 के पहले आम चुनाव जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, उसमें संविधान सभा के अधिकांश सदस्य जनता के द्वारा भारी बहुमत से निर्वाचित हुए, जो उनके जनप्रतिनिधि होने का प्रमाण देता है। देखो जब 1946 था और तुरंत हमको आज़ादी मिलने वाली थी, तो तुरंत कैसे प्रत्येक जनता जो है वोट डाल देगा, वैसी व्यवस्था हम लोग के पास थी नहीं। इसीलिए विधानमंडल के जो सदस्य थे वही लोग अपने में ही से किसी प्रमुख व्यक्ति जो बहुत ज्ञाता हो, संविधान के बारे में जानता हो, वैसे लोगों को दिल्ली में भेज दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा मानना गलत है कि नहीं भारत के संविधान को किसी राजा रजवाड़ों ने बनाया है और पैसा कौड़ी वाले व्यक्ति ने बनाया है, ये गलत मानना है। ये मानना पड़ेगा हम लोग को। 1952 के चुनाव में सभी लोग विजेता हो चुके थे, इसलिए मानना है कि यह जनता के प्रतिनिधि थे। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट कर ले करके चाहे इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम बताते चल रहे हैं आप वैसे वैसे नोट्स इसको बनाते चले, आपका ये फायदा करेगा। देखिएगा हम लोग अभी इस प्ले लिस्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के इस अध्याय में हम लोग अभी इतना ही पढ़े हैं, लेकिन इतना करते करते बहुत सारे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, लगभग ये आपका वीडियो रहेगा 30 से 40 वीडियो में आपका पूरा संविधान हमारा कोशिश रहेगा कि खत्म हो जाए। ठीक है, बाय, धन्यवाद। देखिए हमारे प्रस्तावना में जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक आता है। ठीक है, पहला ये मतलब पहला टॉपिक पढ़ लिए हम, भारत के लोग और अधिकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, उसका अर्थ तो समझ लिए थे। दूसरा चीजें हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय स्वयं ले सकता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका एक शब्द बोलेंगे तो संप्रभुता। जैसे आपको बताएं क्या कि अगर आपके शादी करने का निर्णय आपके पास स्वयं है तो उसको क्या बोलेंगे, संप्रभुता आपके पास है। अगर नहीं है तो सारा निर्णय लेने की जिम्मेवारी अगर आपके माता पिता के पास है तो उसको क्या बोलते हैं, आपके पास संप्रभुता नहीं है निर्णय लेने का। तो यही बात है यहाँ पर।
तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा, अर्थात भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है तथा वह अपनी किसी भी आंतरिक एवं बाह्य नीति निर्धारण करने के लिए किसी भी राष्ट्र के साथ संधि एवं मित्रता करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, यानी कि किसी भी देश से संधि कर सकता है, समझौता कर सकता है, युद्ध की घोषणा कर सकता है भारत। तो भारत के पास ये क्या है, संप्रभुता है। भारत किसी ब्रिटेन से गुलाम नहीं है। अब कहा जाता है कि ब्रिटेन, कोई कोई व्यक्ति का सुने हैं बात की, कहता है कि भारत अभी भी ब्रिटेन का गुलाम है। ठीक है, तो ये मानना गलती है, क्योंकि हमारे पास संप्रभुता का अधिकार है। हम सभी निर्णयों को ले सकते हैं, आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी देश से दोस्ती कर सकते हैं, किसी से अगर चाहे तो युद्ध भी कर सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, भारत की संप्रभुता है। हालांकि भूमंडलीकरण के युग में और ग्लोबलाइजेशन के युग में ये संप्रभुता का अधिकार लगता है कि खत्म हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि देख रहे हैं अभी अमेरिका टैरिफ लगा दिया था, तो ऐसा लगता है कि हमारा संप्रभुता क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन फिर भी यह अपना निर्णय स्वयं ले सकता है भारत। हाँ, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, संप्रभुता। क्लियर हो गया। देखिए, प्रस्तावना के एक भाग है समाजवाद। जैसे हम बोलते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी यहाँ पर आ रहा है। तो समाजवादी का अर्थ क्या है, तो देखिए समाजवाद का अर्थ होता है बाबू कि समाज के बारे में सोचना, और केवल अपने बारे में न सोच करके पूरे समाज से, पूरा जो देश है, देश एक हमारा समाज है, देश के लोग जो है हमारा समाज है, तो पूरे लोगों का विकास हो, उसी को क्या बोलते हैं, समाजवाद। समाजवाद समझ गए। लेकिन यह संविधान में कब जोड़ा गया, तो संविधान में मूल रूप से प्रस्तावना में नहीं था। यह उसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान संशोधन करके हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। देखिए, तो समाजवाद शब्द 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यहाँ समाजवाद का अर्थ समाजवाद की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीके से होती है। हालांकि देखिए, कार्ल मार्क्स जो थे समाजवाद के मतलब मुख्य व्यक्ति थे या जनक भी कह सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा जाता है कि जो बड़े लोगों के पास पैसा धन दौलत है उसको छीन लो। समझ में गया। लेकिन हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता कि बड़े लोगों के पैसा को हड़प लो, छीन लो। समझ में गया। हमारे यहाँ केवल इनकम टैक्स के रूप में 30% लिया जाता है अधिकतम। जितना आप मान लीजिए 100 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 30 करोड़ रुपया भारत सरकार ले लेती है किसी व्यक्ति का, बाकी सब दे देती है 70%। तो देखिए जो कमाने वाला व्यक्ति है वो भी ले, उसको भी अच्छा आमदनी हो गया, भारत सरकार का भी। और वो जो 30 करोड़ रुपया आया उसको जनता में बांट दिया गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, समाजवाद। हमारे यहाँ संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से क्या किया गया है कि समाजवाद को लागू करने का कोशिश किया गया है। तो इंदिरा गांधी समय थी, इंदिरा गांधी के समय में ये ऐसी व्यवस्था लाई गई थी कि हमारे यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था होने के बावजूद समाजवाद को ला करके प्रस्तावना में दिखा करके साबित कर दिया गया कि हमारे यहाँ पर समाजवादी रुख अपनाया जाता है। समझ में गया। देखिए, यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था भी नहीं है। हमारा मिश्रित लोकतंत्र है, हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, समाजवाद का अर्थ एक्सट्रीम नहीं होना बल्कि मिश्रित। यहाँ पर निजी लोगों को भी एक लेकर चले और निजी मतलब निजी प्राइवेट कंपनियां भी चले और सरकारी कंपनियां भी चले। तो वैसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। देखिए, तो भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिला करके सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। समझ में गया, यानी कि गरीबों का कल्याण करे। अब लेकिन आप समाजवाद रूस वगैरह में चलिए, जर्मनी में चलिए, जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा जाता है कि नहीं, जो बड़े लोग हो गए हैं, वो जिनके पास बहुत सारा संपत्ति है, जमीन है, उस सब को छीन लो। तो भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि छीन लिया जाए।
उसका भी अस्तित्व बना रहना चाहिए। और गांधी के भी अनुसार कहा जाता है कि समाजवाद, एक्सट्रीम समाजवाद होना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का धन दौलत छीन लेना क्या सही बात है? नहीं। हाँ, करना है तो पैसा आप ऐसा विचार बनाओ कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, और हृदय परिवर्तन होने के बाद वह स्वयं व्यक्ति लोगों के कल्याण के लिए दान करना चालू कर दे। तो ऐसी इसी को क्या बोलते हैं? गांधीवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत का संविधान कैसा है? तो समाजवाद कैसा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करने वाला समाजवाद है, ना कि कार्ल मार्क्सिस्ट विचारधारा के समाजवाद है। रूस के समाजवाद नहीं है, चीन के साम्यवाद नहीं है। कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। याद रहेगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि यह कब जोड़ा गया? 1976। कब जोड़ा गया जी बाबू? 1976 में। अच्छा बताइए, ये पूछता है कि जो हमारा समाजवाद है, संविधान के किस भाग में समाजवाद देखने को मिलता है? नहीं, तो जो हमारा भाग 4 है बाबू, क्या भाग 4 मौलिक अधिकार, हाँ, भाग 4 में जो है डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोलेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के, हिंदी में बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी के माध्यम से बाबू बच्चों के लिए आप मुफ्त में शिक्षा मिलता है, आंगनबाड़ी केंद्र मिलता है, खाना मिलता है, भोजन मिलता है। आपको बता रहे कि 8वां तक शायद 5वां तक मिलता है जी, 5वां तक को मुफ्त में भोजन मिलता है, मध्याह्न भोजन जिसको बोलते हैं, मिड डे मील मिलता है जी बच्चों के लिए। महिलाओं के लिए राज्य सरकारी है, सरकारें जो होती है पैसा देती है, मासिक भत्ता देती है, या फिर क्या बोलते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन का व्यवस्था किया गया है। महिलाओं को भी उतना ही वेतन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए स्पेशल लीव दिया जाता है नौकरियों में। तो ये क्या है? हमारा समाजवाद क्या ही है। गरीबों के कल्याण के लिए और उसके लिए आवास दिया जाता है, इसी के माध्यम से नल जल दिया जाता है, बिजली फ्री दिया जाता है, गैस दिया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? समाजवाद। यही ना बाबू समाजवाद है। अब वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन दिया जाता है, विधवाओं के लिए विधवा पेंशन दिया जाता है, विकलांगों के लिए विकलांगता पेंशन दिया जाता है। तो ये क्या है? हमारे संविधान का समाजवाद को अपनाया गया है। इसी के अंतर्गत है बाबू, सब डीपीएसपी के अंतर्गत है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। क्लियर हो गया? चलिए उतर लिए।